हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमने पहले भी बात किया था कि जब आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, तो आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। संविधान के भाग 1 में इसका वर्णन है। अगर बात की जाए तो जो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके राज्य क्षेत्र, इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। पहला ही जो अनुच्छेद कहता है, ये कई बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स अगेन इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में भारतवर्ष को किस नाम से उद्धृत किया गया है। इंडिया यानी भारत एक। नंबर 2, राज्यों का संघ। तो इसके लिए जो नाम की बात थी, नाम के बारे में भारतवर्ष और इंडिया के नाम के बारे में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन था संविधान सभा में, इसलिए भारत और इंडिया दोनों नाम को स्वीकार कर दिया गया। इसके बाद बात आती है, अगर आर्टिकल 1 की हम लोग बात करें, आर्टिकल 1 में भारतवर्ष को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है राज्य का क्षेत्र, दूसरा है संघ का क्षेत्र, और तीसरा ऐसा क्षेत्र है जिसे किसी भी समय भारत सरकार अधिगृहित कर सकती है। अगेन इम्पॉर्टेंट है ये, जो आर्टिकल 1 में भारतीय क्षेत्र की 3 श्रेणियों में बांटा है। इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है कि राज्यों का क्षेत्र व्यापक है, संघ क्षेत्र व्यापक है, या कौन सा क्षेत्र इसमें व्यापक है, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को टू फॉर्म न्यू स्टेट, नए राज्यों के गठन की पावर आर्टिकल 2 देता है। अगेन इम्पोर्टेंट, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है, ये संसद को शक्ति देता है कि संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना, इसका सिंपल सा मतलब है नए राज्य के गठन की बात कर रहे हैं, सीमा निर्धारण या सीमा में बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब सीमा परिवर्तित करनी है, किसी एक राज्य को 2 राज्यों में बांटना है, तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अगर पुनर्सीमांकन की बात की जाए, वो अनुच्छेद 3 का पार्ट है। अनुच्छेद 2 डिस्कस करता है नए राज्यों का गठन, और अनुच्छेद 3 की अगर बात की जाए, इसमें भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण की बात है, और वर्तमान राज्यों में अगर परिवर्तन करना है, इसकी सीमा में परिवर्तन करना है, पुनर्सीमांकन करना है, ये आर्टिकल 3 डिस्कस करता है। आर्टिकल 1 discuss about the 3 part of state, that is India, that is Bharat. Second article, power of parliament to form new state. Article 3, formation of new state and alteration of boundary of the existing state. Again important. अगर बात की जाए आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 4 में अगर बात की जाए कि जो राज्यों का पुनर्गठन करना है, इससे संबंधित जो संसद की शक्ति है, इसको किस तरह से ये गठन करना है, नए राज्यों का निर्माण करना है, सीमाओं में किस तरह से परिवर्तन करना है, इसका अमेंडमेंट आर्टिकल 368, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है, संविधान संशोधन की बात करता है, इसके तहत ये जो संशोधन है ये नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 1, 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन किया जाएगा राज्यों की सीमा में, नए राज्यों के गठन में, ये संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इसका जो डिस्कशन किया जाएगा ये आर्टिकल 4 में ही रखा जाएगा। अगेन इम्पॉर्टेंट है ये कि इस तरह का जो कानून होगा, एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही पारित कर दिए जाएंगे। इसके बाद बात आती है 1969 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, इंटरस्टेट इशू की बात आई। बात क्या आई कि क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर देती, या यह भारतीय के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को भी दे सकती है। ये जब केस आया, इसमें बेरुवाड़ी संघ की बात आती है। जब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं हम लोग, जब पश्चिम बंगाल के विवाद को, राजनीतिक विवाद को इन्होंने जन्म दिया था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने
कहा कि संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। तो इसका मतलब क्या है सीधा सा, इसके लिए हमें लेजिस्लेचर में एक संशोधन करना पड़ेगा और ये जो संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के तहत ही किया जाएगा। अगर हम अभी बात करते हैं जो 100 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसमें कुछ टेरिटरी हमने ट्रांसफ़र किया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश से कुछ टेरिटोरियल एरिया, कुछ लैंड एरिया हमने एक्वायर किया है, इसका जो इंटरचेंज किया है। तो इसमें क्या कहा जाएगा कि जो भूभाग के अधिग्रहण की या अपने भूभाग को दूसरे देश को देने के लिए हमें संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत करना आवश्यक है। इसके बाद बात आती है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसली स्टेट्स। अगर बात की जाए किस तरह से हमारे राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है, किस तरह से इन राज्यों का गठन हुआ, किस तरह से इनका उद्भव हुआ और इसमें क्या प्रोविजंस थे, ये सारा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए जो हमारा जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद की बात की जाए तो भारतवर्ष में जो राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियाँ थी, एक हमारे ब्रिटिश प्रांत थे और कुछ देशी रियासतें थी। 1947 में जैसे ही हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ तो टोटल 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 552, ये मैंने यहाँ लिखा है। इसमें से अगर बात की जाए, अगर मैं थोड़ा सा बैक ले जाना चाहूँगा, हमारी जो संविधान सभा बनी थी, ब्रिटिशर्स ने भारतवर्ष को संविधान सभा बनाने का न्योता दिया था। इसमें ब्रिटिशर्स ने खुली छूट दे दी थी कि अगर रियासतें चाहती है तो भारत में मिल सकती है, रियासतें चाहती है तो पाकिस्तान में मिल सकती है। अगर कोई भारत या पाकिस्तान में से किसी में भी नहीं जुड़ना चाहती है तो वो स्वतंत्र रह सकती है। तो ऐसे में क्या हुआ, 549 जो देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, वो भारत में मिल गए। लेकिन जो 3 देशी रियासतें थी, इसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर, इन तीनों ने भारत में मिलने से मना कर दिया और ये कहें कि इन्होंने भारत में शामिल से इनकार कर दिया, चाहे पाकिस्तान से भी। मतलब क्या है कहने का कि इन्होंने स्वतंत्र रहने के लिए गुजारिश की। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ, फिर जो जूनागढ़ था उसे जनमत के द्वारा भारत में मिला दिया गया, हैदराबाद को पुलिस एक्शन द्वारा भारत में मिला दिया गया और जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये जो नीति थी, विलय पत्र था, इसके द्वारा जम्मू कश्मीर को भी भारत में मिला दिया गया। अगर बात की जाए 1950 की, 1950 में जो भारतवर्ष में राज्यों की स्थिति थी, इनको 4 भागों में बांटा था, पार्ट ए, बी, सी और डी। अगर पार्ट डी की बात की जाए तो पार्ट डी में सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ही डी पार्ट में था। कुल हमारे पास उस वक्त 29 जो राज्य थे, उनकी संख्या 29 थी। राज्यों के पुनर्गठन के लिए जब बात चली, क्योंकि अगर आज़ादी से पहले की बात की जाए, तो एक नेहरू जी द्वारा कहा गया कथन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के बनने के बारे में डिस्कस किया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा या पुनर्गठन होगा, लेकिन इसके लिए क्या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा, इसके लिए कुछ एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं थी। तो ऐसे में भारतवर्ष में फिर से राज्यों का इंटीग्रेशन करने के लिए और राज्य को स्थायी रूप से एक स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए किस तरह से राज्यों का गठन किया जाए, इसके लिए विभिन्न समय पर विभिन्न आयोग और समितियाँ गठित हुई, जिसमें सबसे पहले धर कमीशन एंड जेबीपी कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। अगर बात की जाए इन दोनों कमेटी ने, जो धर कमीशन हुआ, एस के धर की अध्यक्षता में ये कमीशन बिठाया गया। इसने 1948 में अपनी अनुशंसा दी
द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इन्होंने नकार दिया। इन्होंने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे में फिर से जब इससे कांग्रेस सरकार सहमत नहीं हुई तो जेबीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जिसने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दे रिजेक्ट द आइडिया ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द लैंग्वेज बेसिस। अगर बात की जाए तो इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्य का पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या था कि इन्होंने जो डिस्कस किया, इन्होंने कहा कि जो हमने यह जो निर्णय लिया गया था कि राज्यों का गठन एक भाषा के आधार पर होगा, इसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। और ऐसे में जब अस्वीकृति हुई तो उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 1953 में, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश पहला पृथक राज्य बना। तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया। मद्रास से पृथक हुआ ये। इसमें एक बहुत ही लंबा विरोध भी हुआ था और इसमें भूख हड़ताल हुई और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोटी श्री रामुलु, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनकी मौत हो गई थी। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फाजिल अली कमीशन। अगेन इम्पॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाजिल अली कमीशन से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बना। फाजिल अली इसके अध्यक्ष थे और इसके अलावा इसमें के एम पनीकर और एच एन कुंजरू सदस्य थे। 1953 में इसका गठन किया गया और इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जाती है। अगर बात की जाए जो 238 हमारा जो राज्यों के बारे में डिस्कस करता है भाग, मैं अभी भूल रहा हूँ, इसको फिर निरस्त कर दिया गया था। जैसे ही फाजिल अली कमीशन ने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो फिर राज्यों को अलग तरीके से किस तरह से एक इकाई के रूप में परिवर्तित किया। इसमें जो फाजिल अली आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1955 में, तो उन्होंने क्या स्वीकार किया? उन्होंने स्वीकार किया कि राज्यों का अगर पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, अगर भाषा मुख्य आधार है तो ये सही है, लेकिन इसमें एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि हमारे जो लिंग्विस्टिक जो कॉन्ट्रडिक्शन अभी चलती है, मराठा मराठी, हिंदी उत्तर प्रदेश, या इस तरह का जो एक ओडिया पंजाबी, इस तरह का जो एक कॉन्ट्रडिक्शन चलता है, तो फाजिल अली कमीशन ने क्या कहा कि जो भाषा बेशक इसका आधार होना चाहिए, ये सही बात है कि अगर राज्यों का गठन है, किसी राज्य विशेष में कुछ एक भाषाभाषी ज़्यादा संख्या में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भाषा के एक राज्य बनाया जाए। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष एक डाइवर्सिटी का क्षेत्र है। यहाँ कई भाषा, धर्म, जाति, मज़हब के लोग किसी एक क्षेत्र में रहते हैं। फिर ऐसे में मुश्किल क्या हो जाएगा कि अगर एक भाषा, एक राज्य का गठन किया, जो अन्य भाषाओं के जो वहाँ पर निवासी रहेंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसे में जो फाजिल अली कमीशन ने 1955 में अपनी अनुशंसा दी, इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑल्दो it is important and it is good to be language as a base for creation or reorganization of a state, but it is not possible that there would be provision of one language one state. So at the meantime इसका जो रिजल्ट निकला 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, जिसके द्वारा जो ये पहले 4 भागों में राज्य बांटे गए थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। अगेन इम्पॉर्टेंट है ये, अगर फाजिल अली
आयोग की बात की जाए तो फाजिल अली कमीशन ने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद बात आती है कैसे कैसे 1956 के बाद राज्यों का गठन हुआ। कई बार क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, कई बार ये पूछा जाता है कि 35वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य का गठन किया। कई बार डेट्स पूछी जाती है कि 1987 में कौन सा राज्य बना, 1966 में कौन सा राज्य बना, और कई बार लेटेस्ट जो हमारे 2000 के बाद भी राज्य बने, चाहे 2014 में राज्य पुनर्गठन हुआ, 2019 में हुआ, इसके बारे में कई बार क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे में मैं सिर्फ एक रनिंग कमेंट्री के तौर पर यहाँ पर कुछ डिस्कस करूँगा। अगर बात की जाए 1956 की, 1956 में केरल एक राज्य बना। इसमें केरल के बाद बात आती है 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया, और 1900 महाराष्ट्र और गुजरात द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया गया था। उसके बाद दादर नगर हवेली 1954, गोवा दमन दीव 1961, पुदुचेरी 1962, नागालैंड 1963, हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश 1966, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972, सिक्किम 1974, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट है ये 35वां और 36वां जो संशोधन है सिक्किम के बारे में है। चोग्याल डायनेस्टी की बात की जाती है यहाँ पर। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, मतलब ये 2 राज्य बने। और 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग यूनियन टेरिटरी में बांटा गया। अभी एक और था दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, इनको इकट्ठा करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने डिस्कस किया राज्य और उसका क्षेत्र। अगर बात की जाए, ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 से 4 तक इसका प्रोविजंस है, और ये भाग 1 में, भारतीय संविधान के भाग 1 में उद्धृत है। सो आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Thank you. Thanks for listening carefully.